हमारी अपनी आंखों से ज्यादा कमाल की और पेचीदा चीज शायद ही कोई हो। ये वो खिड़कियां हैं जिनसे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, पर ये असल में काम कैसे करती हैं? और कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों है या सूरज डूबते वक्त लाल क्यों हो जाता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। इस दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे एडवांस्ड कैमरा कौन सा है? कोई बहुत महंगा डीएसएलआर या फिर किसी सैटेलाइट में लगा हुआ कोई सुपर टेलीस्कोप? जरा सोचिए तो। और इसका जवाब ना जितना हैरान करने वाला है उतना ही आसान भी। दुनिया के दो सबसे बेहतरीन कैमरे तो अभी इसी वक्त हमारे पास ही हैं। जी हां, हमारी अपनी आंखें। तो चलिए अपने इस बायोलॉजिकल कैमरे के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से कैसे काम करते हैं। यकीन मानिए, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो देखिए, रोशनी का ये सफर शुरू होता है कॉर्निया से। यह हमारी आंख की सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट लेयर है। समझिए ये कैमरे के लेंस पर लगे एक प्रोटेक्टिव ग्लास की तरह है, और यहीं पर रोशनी सबसे पहले मुड़ती है, जिसे विज्ञान की भाषा में रिफ्रैक्ट होना कहते हैं। अब कॉर्निया के ठीक पीछे आता है आइरिस, मतलब हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा। ये बिल्कुल कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। ये बीच में मौजूद छेद यानी प्यूपिल या पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। तेज रोशनी में पुतली छोटी हो जाती है और अंधेरे में बड़ी, ताकि बिल्कुल सही मात्रा में रोशनी अंदर जा सके। और अब आता है असली खिलाड़ी, क्रिस्टलीय लेंस। ये एक तरह का ऑटोमेटिक फोकसिंग सिस्टम है। पास की चीज देखनी हो या दूर की, ये अपना आकार बदलकर रोशनी को एकदम सटीक तरीके से फोकस कर सकता है ना कमाल की बात? और आखिर में ये सारी फोकस लाइट जाकर पड़ती है रेटिना पर। ये आंख के पिछले हिस्से में एक स्क्रीन की तरह है, या कह लीजिए कैमरे का इमेज सेंसर। यहां पर लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहते हैं। ये इस रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं और ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक भेज देते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लेंस फोकस करता है, पर यह होता कैसे है? यहीं पर आंख के एक असली सुपर पावर सामने आती है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या समंजन क्षमता। तो ये समंजन क्षमता है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है हमारे आंख के लेंस की वो काबिलियत जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है, और इसी वजह से हम पास रखी किताब और दूर दिख रहे पेड़ दोनों को एकदम साफ साफ देख पाते हैं। और ये जादू करती हैं सिलियरी मांसपेशियां। जरा इन तस्वीरों में देखिए। जब हम पास की कोई चीज देखते हैं तो ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है। और जैसे ही हम दूर देखते हैं, ये रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस अपने आप पतला हो जाता है। ये एक परफेक्ट ऑटो फोकस सिस्टम है जो पलक झपकते ही काम करता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये कमाल का ऑटो फोकस सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाए? बस तभी होती है नजर से जुड़ी समस्याएं। इन्हें आप हमारे बायोलॉजिकल कैमरे में आई छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कतें समझ सकते हैं। दो सबसे आम समस्याएं हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर दूर की धुंधली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में ठीक इसका उल्टा होता है। दूर का तो साफ दिखता है, पर पास का धुंधला, क्योंकि लाइट रेटिना के पीछे फोकस होने लगती है। पर अच्छी बात यह है कि इन गड़बड़ियों को ठीक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा लगता है, जो लाइट को थोड़ा फैलाकर सही जगह पर फोकस करवाता है। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, जो लाइट को थोड़ा सिकोड़कर रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। तो ठीक है, हमने अपने इस बायोलॉजिकल कैमरे को तो अच्छे से समझ लिया, पर यह कैमरा जिस चीज को कैप्चर करता है यानी रोशनी, उसके अपने भी बड़े राज हैं। चलिए अब प्रकाश के उन्हीं रहस्यों को जानते हैं जो हमारी दुनिया को इतना रंगीन बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि सूरज से आने वाली रोशनी सफेद दिखती है, पर क्या ये वाकई में बस एक ही रंग है? असल में यह सफेद रोशनी एक तरह का धोखा है। इसके अंदर एक पूरा का पूरा इंद्रधनुष छिपा हुआ है, और इस राज से पर्दा उठाने की चाबी है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं डिस्पर्जन या विक्षेपण। जब सफेद रोशनी की कोई किरण कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। जी हां, वही 7 रंग VIBGOR यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, बात बड़ी सीधी है।
कांच के अंदर रोशनी के ये अलग अलग रंग अलग अलग स्पीड से चलते हैं। बैंगनी रंग सबसे धीमा हो जाता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ता है, और वहीं लाल रंग सबसे तेज रहता है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है। बस इसी स्पीड के फर्क की वजह से सारे रंग अलग अलग हो जाते हैं। अब इसी छोटे से साइंस के नियम को जब हम जरा बड़े लेवल पर देखते हैं, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के लेवल पर, तो हमें कुदरत के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हमारा वायुमंडल इन रंगों के साथ कैसे खेलता है। और यहीं पर तस्वीर में एक और जरूरी चीज आती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब रोशनी हवा में मौजूद धूल और गैस के बहुत ही छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वो चारों तरफ बिखर जाती है। और बस इसी से मिलता है उस सवाल का जवाब जो हम सबने कभी ना कभी पूछा है, आसमान नीला क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि रोशनी के सभी रंगों में से नीले रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, और छोटी होने की वजह से ये हवा के कणों से सबसे ज्यादा टकराती है और सबसे ज्यादा बिखरती है। यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश जब पूरे आसमान में फैल जाता है तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, तो फिर एक और सवाल उठता है, अगर आसमान नीला है तो सूरज उगते और डूबते वक्त लाल या ऑरेंज क्यों हो जाता है? इसकी वजह यह है कि उस समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस लंबे सफर में ज्यादातर नीला प्रकाश तो रास्ते में ही बिखर जाता है और सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाले लाल और नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। तो देखिए, हमने अपनी आंख के अंदर की छोटी छोटी सेल्स से लेकर पूरे आसमान के विशाल कैनवस तक का एक सफर तय किया, और ये सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है ये भी देखा। असल में हमारी आंखों के काम करने का तरीका और प्रकाश के फैलने और बिखरने का नियम, ये दोनों चीजें मिलकर ही उस रंगीन दुनिया को बनाती हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं और महसूस करते हैं। ये बायोलॉजी और फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। और जाते जाते बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में और कितनी रोशनियां, कितने रंग मौजूद होंगे जिन्हें देखने की काबिलियत हमारे पास है ही नहीं, और क्या क्या है उस अंधेरे में जो बस देखे जाने का इंतजार कर रहा है।